नमस्कार। आज हम देखें सूचकांकों का उपयोग। आज के युग को हम सूचकांकों का युग कह सकते हैं। सूचकांक हमारी आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होता है। राष्ट्रीय कृषिगत उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, आंतरिक व्यापार, कीमत स्तर, विनिमय दर, रोजगार आदि इन सभी के वर्तमान स्तर को आधार वर्ष से नापने के लिए सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न देशों में आर्थिक सूचकांकों की भी सूचकांकों के द्वारा परस्पर तुलना की जा सकती है। इसलिए सूचकांक महत्वपूर्ण आर्थिक मापक यंत्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैरामीटर्स की बदली हुई प्रवृत्तियों की जांच में मदद देते हैं। इनका उपयोग अगर हम देखें तो सबसे पहला उपयोग इनका कृषि के क्षेत्र में होता है। कृषिगत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन और प्रति हेक्टेयर पैदावार के सूचकांक तैयार करके फसलों के प्रारूप, कृषिगत विकास की दर, कृषिगत उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, इनका अध्ययन किया जा सकता है। भारत में आधार के परिणाम स्वरूप यहाँ 1981-82 को समाप्त होने वाले 3 वर्ष की अवधि के औसत को 100 के बराबर मानकर संबंधित आंकड़े विभिन्न वर्षों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी यहाँ 1981-82 को आधार वर्ष माना गया है। इसी तरह से औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में भी सूचकांक बहुत सहायक होते हैं। भारत में इसका आधार वर्ष 1993-94 को मान करके यहाँ मासिक आंकड़े और वार्षिक आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद में सूचकांक तैयार किया जाता है ताकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया जा सके। फिर इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांकों को भी तैयार किया जाता है और इसके लिए हमारे यहाँ आधार वर्ष 1993-94 माना जा रहा है, अभी तक माना जाता रहा है। हालांकि इसे बदलने के लिए अभिजीत सेन कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और अब 2004-05 को नए आधार वर्ष के रूप में अपनाने पर विचार विमर्श चल रहा है और इसे मान भी लिया गया है। इसके अलावा विदेशी व्यापार के संबंध में भी सूचकांक तैयार किए जाते हैं जिससे निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन की नीति तैयार करने में मदद मिलती है। और विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का अर्थशास्त्रियों, योजनाधिकारियों, प्रशासकों, NGOs, उद्यमकर्ताओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, आम जनता आदि के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये सामाजिक और आर्थिक जीवन की प्रवृत्ति को समझने में भी बहुत उपयोगी होते हैं। और सूचकांक बहुत सारे आंकड़ों की बजाय हमें कम आंकड़ों में सारी बातें बता जाते हैं, इसलिए इनका महत्व हमारे लिए और भी ज़्यादा है। लेकिन सूचकांक निर्माण में कुछ कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें मुद्रा के मूल्य की अवधारणा से जुड़ी कठिनाइयाँ या अवधारणा मूलक कठिनाइयों की। तो इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं कि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर के आधार पर ज्ञात किया जाता है, लेकिन स्वयं सामान्य कीमत स्तर का विचार भी काफ़ी गूढ़ और सैद्धांतिक किस्म का होता है। वैसे सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इसमें शामिल की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा करना संभव नहीं होता है। ऐसा संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ा नंबर इन वस्तुओं और सेवाओं का है, तो हम इतनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं।
थोक मूल्य सूचकांक में थोक भाव शामिल किए जाते हैं और जीवन व्यय सूचकांकों में उपभोक्ता भाव या खुदरा भाव शामिल किए जाते हैं। कीमत सूचकांकों में स्थान और समय के अनुसार काफ़ी अंतर पाए जाते हैं, इसलिए विभिन्न कीमत सूचकांकों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है। दूसरी कठिनाई जो हमारी इसमें आती है वो है विभिन्न वर्षों में वस्तुओं की गुणवत्ता प्राय एक सी नहीं होती है, उनकी बनावट, मात्रा, किस्म, इन सब में अंतर होता है, तो इनको हम एग्जैक्टली हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तीसरी बात है, उपभोक्ताओं के लिए थोक मूल्य सूचकांकों का विशेष महत्व नहीं होता क्योंकि वो थोक बाज़ार से अपनी ख़रीदारी नहीं करते हैं। चौथा है, सामान्य कीमत स्तर का अंक एक औसत अंक होता है, एक व्यक्ति विशेष के लिए उसका प्रत्यक्ष महत्व नहीं होता है। तो ये तो अवधारणा मूलक कठिनाइयाँ थी। अब हम व्यवहारिक कठिनाइयों की बात करें तो सबसे पहली व्यवहारिक कठिनाई हमारे सामने आती है आधार वर्ष के चुनाव की। आधार वर्ष के लिए का चुनाव हम उस वर्ष का चुनाव करते हैं जो कि एक सामान्य वर्ष रहा हो, लेकिन उसके नहीं मिलने पर 2-3 वर्षों के औसत को मिलाकर उसका औसत निकाल करके 2-3 वर्षों का, और उसे हम आधार वर्ष मान लेते हैं। दूसरा है कि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई आती है। अगर हम वस्तुओं का चुनाव कर भी लें तो इसके साथ साथ नई वस्तुएं भी आ जाती हैं और पुरानी वस्तुएं बाज़ार से हटती जाती हैं और उनकी किस्म, मात्रा, गुण, इन सब में अंतर आ जाता है। इस कारण भी नए आधार वाले सूचकांक में वस्तुओं की संख्या और किस्म का अंतर किया जाता है, लेकिन इससे तुलना में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात है कि थोक मूल्य को एकत्रित करने के संबंध में एक कठिनाई ये आती है कि वस्तुतः उत्पादक स्तर पर मूल्य होना चाहिए, जैसे खेत पर, खान पर या फैक्ट्री पर लिए गए मूल्य इसमें होने चाहिए, लेकिन थोक विक्रेता के गोदाम पर इनका आकलन करने से इसमें परिवहन लागत भी जुड़ जाती है, इसलिए कीमतें एकत्रित करने को लेकर विवाद भी पाया जाता है। फिर भार लगाने की कठिनाई। अब हम जब भारित सूचकांक तैयार करते हैं तो हमें भार लगाने की कठिनाई होती है। जैसे 1993-94 के आधार वाले थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के समूहों का भार 22.02%, ईंधन, पावर, रोशनी और चिकनाई समूह का 14.23% और विनिर्मित वस्तु समूह का 63.75% रखा गया था, जिसे नए प्रस्तावित सीरीज़ 2004-05 में बदलना ज़रूरी होगा। अब श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण करने के लिए भार ज्ञात करने के लिए पारिवारिक बजटों के आधार पर एक औसत बजट बनाकर उससे विभिन्न वस्तुओं के व्यय को देखकर भार का निर्धारण किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। आधार वर्ष बदलने पर पुनः नए भार ज्ञात करने के लिए पारिवारिक बजट तैयार किए जाते हैं, जो कार्य भी काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट है, उचित किस्म की औसत विधि को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सूचकांक में नई मदों को शामिल करने और पुरानी मदों को हटाने के लिए श्रृंखलाबद्ध सूचकांक या चेन इंडेक्स नंबर की विधि अपनाई जाती है, जिसमें हर पिछले वर्ष को आधार वर्ष मान करके देखा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सूचकांक वैसे हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके निर्माण में कई तरह की सैद्धांतिक और व्यवहारिक कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें कीमत सूचकांकों की, तो कीमत सूचकांकों की भी अपनी सीमा है, जिसमें सबसे पहली है कि एक विशेष स्थान व विशेष श्रमिक वर्ग के लिए तैयार किए गए सूचकांक मूल्य सूचकांक का उपयोग किसी दूसरे श्रमिक वर्ग के लिए काम में नहीं लिया जा सकता है। जैसे अजमेर का सूती वस्त्र उद्योग के श्रमिक का सूचकांक हम जयपुर के इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिक के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि कीमत सूचकांक एक औसत सूचकांक होता है और ये एक व्यक्ति के लिए कीमत परिवर्तन का सूचक नहीं होता है। फिर कीमत सूचकांकों के परिणाम पूर्णतः सही नहीं होते हैं। ये सच्चाई के लगभग ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन ये मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन को नापने में मदद भी करते हैं, लेकिन ये इनके परिणाम 100% सही नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर प्रवृत्ति को ही बताते हैं। पांचवा नेक्स्ट है इसमें कि विभिन्न कीमत सूचकांकों के निर्माण के उद्देश्यों में भिन्नता पाई जाती है। थोक मूल्य सूचकांकों का उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से भिन्न किस्म का होता है।
वैसे मोटे तौर पर मुद्रास्फीति के परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन उपभोक्ता वर्ग पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रभाव अधिक होता है। तो इस तरह से ये हमने बात सूचकांकों पे की। अब नेक्स्ट उस पे वीक में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।